नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी की रानी पार्ट 2 में, जिसमें 1857 की क्रांति की जानकारी भी शामिल है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने रानी के जन्म से लेकर उनके पति गंगाधर राव नेवालकर की मृत्यु के बाद झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कर लेना, वहां तक की घटना की जानकारी देखी थी और साथ ही साथ सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के 7 छंद पढ़े थे। इस पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन भी कवर करेंगे और झांसी की रानी कविता के आगे के छंद भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण जानकारी भी देखेंगे। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी के किले पर अधिकार कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़ झांसी शहर के रानी महल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे हालात सिर्फ झांसी का नहीं, भारत में कई और रियासतों या राज्यों का भी था, जिसका वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता के छंद 8 और 9 में किया है। और ये स्क्रीन पर आ रही पंक्तियां झांसी की रानी कविता के 8वें छंद की है, जिसमें कवयित्री कहती है, अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। भारत की राजधानी दिल्ली के अलावा लखनऊ को भी हड़प लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी तरह उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने नहीं ठहर सके और इसी तरह सिंध, पंजाब और बर्मा पर भी अंग्रेजों के शासन की बिजली गिर चुकी थी और यही हालत तो बंगाल और मद्रास राज्य की भी हुई। आगे कवयित्री कहती है कि ये कथा हमने बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जयकारा करने वालों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी ने बड़ी ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। और स्क्रीन पर आ रही ये पंक्तियां कविता के 9वें छंद की हैं, जिसका सरलार्थ इस प्रकार है। जिन शासकों के राज्य छीने गए, उनकी रानियां या बेगमें दुखी थी। उनके जेवरात और राजसी वस्त्र कलकत्ता के बाजारों में बिकते थे। इतना ही नहीं, सरेआम ब्रिटिश सरकार के अखबारों में इन राजसी सामग्रियों को बेचने के लिए नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार लिखकर विज्ञापन दिए जाते थे। इस प्रकार भारत देश में स्त्रियों के मान सम्मान को भी अंग्रेज ठेस पहुंचाने लगे, अर्थात भारत की मान मर्यादा भी अब अंग्रेजों के वश में थी। और इस प्रकार भारतीय राजाओं में डलहौजी की हड़प नीति, जिसे कई बार गोद प्रथा निषेध भी कहा जाता है, की वजह से काफ़ी असंतोष था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ कुछ और कारणों की वजह से 1857 में भारत में क्रांति होती है, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह और 1857 का भारतीय विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के पीछे कई कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैन्य और तात्कालिक आदि। पर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण इनमें से कौन सा था? Which of the following was the immediate cause for an outbreak of 1857 revolt? ऑप्शन है ए, द मास कन्वर्जन ऑफ इंडियन टू क्रिश्चियनिटी, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। बी, द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस ऑफ एनफील्ड राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स के चर्बी युक्त कारतूस। सी, डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी की हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत। डी, द ह्यूज डिफरेंस ऑफ सैलरी फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर्स, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल्स के चर्बी युक्त कारतूस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज ऑफ एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स के कारतूस के ऊपरी आवरण पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिसे दांत से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था और इसीलिए ये तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का। और ये एनफील्ड राइफल्स भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 1856 में ब्राउन बेस राइफल्स की जगह पर शामिल की गई।
और इस एनफील्ड राइफल्स का विरोध करते हुए बंगाल में कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के सिपाही ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को घायल कर दिया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किन 2 ब्रिटिश अधिकारियों को घायल किया था? तो लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन। मंगल पांडे से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वो किस ब्रिटिश रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34th BNI, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे के सम्मान में भारत सरकार ने क्या जारी किया? बाय इशूइंग व्हाट इंडियन गवर्नमेंट कमेमोरेटेड मंगल पांडे? ए पोस्टल स्टैम्प, डाक टिकट, बी गवर्नमेंट सील, सरकारी मोहर, सी करेंसी कॉइन सिक्का, डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो 1984 में भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी किस स्थान से दी गई? तो बैरकपुर से ही। अब उस स्थान पर शहीद मंगल पांडे महाउद्यान है, जहां मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोलियां चलाई थी और बाद में वहीं पर उन्हें फांसी पी दी गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का विद्रोह और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी देना, ये 1857 की क्रांति की आरंभिक घटना है। इसके लगभग 1 महीने बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। और एक क्वेश्चन ये भी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को सप्ताह के किस दिन से हुई? तो उस दिन रविवार था, जो ब्रिटिश अधिकारियों के आराम का दिन था। 11 मई 1857 को मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली को कब्जा कर सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने कई सालों बाद दरबार लगाया। इस घटना की खबर फैलते ही उत्तर और मध्य भारत में कई स्थानों पर क्रांति फैल गई। हालांकि मई 1857 में दिल्ली पर सिपाहियों ने कब्जा किया, पर सितंबर 1857 तक दिल्ली को अंग्रेजों ने फिर से अपने अधिकार में कर लिया था। बहादुर शाह जफर 82 वर्ष के थे लगभग। तो विद्रोहियों का नेतृत्व बख्त खां ने किया था। बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने एक खिताब दिया था, वो कौन सा था? तो बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। सितंबर 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, तब बहादुर शाह जफर कहाँ छिपे या शरण ली थी? तो बहादुर शाह द्वितीय ने सितंबर 1857 में हुमायूं के मकबरे में परिवार सहित शरण ली थी। हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो मेजर विलियम हडसन ने गिरफ्तार किया था। और बाद में इस अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को देश से निर्वासित कर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में ही हो जाती। इस क्रांति से कई क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था या सिंबल क्या था? तो रोटी और कमल का फूल, लोटस। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का भारत में कार्यकाल 2 भागों में बटा है। 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल और 1858 से 1862 तक वायसराय। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद अबॉलिश कर दिया गया और उसके स्थान पर वायसरॉय का पद एस्टैब्लिश किया गया। तो पहले वायसरॉय ब्रिटिश भारत के या फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 रिवॉल्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल, बी विस्काउंट पामर्स्टन, सी क्लीमेंट एटली,
डी डेविड लॉयड जॉर्ज। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामर्स्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विस्काउंट पामर्स्टन। और ये ऑप्शन में दिए गए सब ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों का संबंध भारत से है। विंस्टन चर्चिल क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो डेविड लॉयड जॉर्ज जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्रांति के आगाज का वर्णन कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता के 10वें और 11वें छंद में किया है। तो क्विकली 10वां और 11वां छंद देख लेते हैं। और ये स्क्रीन पर आ रही पंक्तियां कविता के 10वें छंद की है। इसमें कवयित्री कह रही है कि हर भारतीय के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध था। जहाँ झोपड़ियों में रहने वाले बहुत दुखी थे, वहीं महलों में रहने वाले भी अपने अपमान से बहुत पीड़ित थे। वीर सिपाहियों के मन में अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का गौरव था। और आगे कवयित्री कहती है कि पेशवा नाना साहेब अर्थात धुंधुपंत युद्ध की तैयारियों में जुट गए थे। तो उनकी बहन छबीली यानी महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए दुर्गा का रूप धारण कर चुकी थी। युद्ध रूपी अनुष्ठान प्रारंभ हो गया था। उन सबको तो निश्चिंत हो चुके भारतीयों को आजादी की प्राप्ति के लिए सचेत करना था। और अब ये पंक्तियां झांसी की रानी कविता के 11वें छंद की है, जिसमें कवयित्री ने 1857 की क्रांति के सेंटर्स का वर्णन किया है। इस छंद का सरलार्थ इस प्रकार है कि अंग्रेजों से युद्ध करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए महलों तथा झोपड़ियों में रहने वालों के मन में एक जैसी आग जल रही थी। देश को स्वतंत्र कराने की भावना उनके हृदय से निकल कर आई थी। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना में जोर शोर से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और वही इन सब से प्रभावित होकर आज़ादी के लिए कुछ प्रयत्न तो जबलपुर और कोल्हापुर में भी हुए। कई बार 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों पर रिबेलियन को लीड करने वालों के नाम पूछे जाते हैं। हम एक टेबल की सहायता से 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख केंद्रों के लीडर तथा रिवोल्ट को सप्रेस करने वाले कुछ प्रमुख ब्रिटिश कमांडर्स के नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और ब्रिटिश कमांडर थे जॉन निकोलसन एंड विलियम हडसन। फिर कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। और ये नाना साहेब और तात्या टोपे के वास्तविक नाम भी पूछे जाते हैं। तो नाना साहेब का वास्तविक नाम है धुंधुपंत और तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। और ब्रिटिश कमांडर थे सर हेनरी हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल। इनको हैवलॉक और कैंपबेल नाम से भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और उनके साथ थे उनके पुत्र बिरजेश कादिर। और ये बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। और यहाँ पर भी रिवोल्ट सप्रेस किया था ब्रिटिश कमांडर कैंपबेल ने। लखनऊ अवध राज्य की राजधानी थी। एक क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस राज्य के राजा पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया गया था? अवध, झांसी, सतारा, नागपुर। तो झांसी, सतारा और नागपुर आदि के शासकों के खुद का पुत्र न होने पर हड़प नीति के आधार पर कंपनी के क्षेत्र में मिला दिया था। पर अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के बहाने अवध राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया था। वाजिद अली शाह पर एक क्वेश्चन मुझे खुद को भी केबीसी में पूछा गया था। वो था कि वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। कौन सी हिंदी साहित्यिक रचना इस पंक्ति से शुरू होती है? और ऑप्शन दिए थे ए शतरंज के खिलाड़ी, बी राग दरबारी, सी बादशाहत का खात्मा, डी ईदगाह। तो वाजिद अली शाह पर सत्यजीत रे की एक मूवी है शतरंज के खिलाड़ी, वो मैंने देखी थी और उसी आधार पर मैंने ये आंसर भी दिया था, ए शतरंज के खिलाड़ी। बरेली में क्रांति का नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने और ब्रिटिश कमांडर थे कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू रोज
और ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और ब्रिटिश कमांडर यहाँ पर भी सर ह्यू रोज। और अब क्रांति के कुछ और सेंटर्स के लीडर देखते हैं। बिहार जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई। ये कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे और 80 वर्ष की उम्र होने के बावजूद अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध लड़े थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई। इलाहाबाद प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया क्रांति का। असम दीवान मनीराम दत्त के नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई। और मेरठ में वैसे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, पर एक नाम यहाँ पर भी याद रख सकते हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर का। 10 मई 1857 की प्रारंभिक घटनाएं इनके नेतृत्व में हुई थी। झांसी की रानी कविता के 12वें पद में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1857 की क्रांति में लड़ने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया है। तो देखते हैं कविता का 12वां छंद जो आपके सामने है, और उसका सरलार्थ इस प्रकार है। इस क्रांति में नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, चतुर दीवान अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि ने अदम्य साहस से युद्ध लड़े और भारत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन तब के अंग्रेजों के शासन में उनका बलिदान तो अपराध कहलाया। इस पद में आए सभी वीरों ने क्रांति का नेतृत्व किस स्थान से किया, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सिर्फ अजीमुल्ला खां के बारे में नहीं बताया था। तो अजीमुल्ला खां नाना साहेब के सचिव और बाद में उनके प्रधानमंत्री रहे थे, और अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत भी कहा जाता है। तो अजीमुल्ला खां भी क्रांति में नागपुर से ही लड़े थे, नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तात्या टोपे के उस मित्र का नाम क्या था जिनके धोखे की वजह से तात्या टोपे को बंदी बनाकर अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो तात्या टोपे के उस मित्र का नाम था राजा मान सिंह, जो नरवर के राजा थे। उनके धोखे की वजह से तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में गिरफ्तार कर लिया और बाद में 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। फांसी कहाँ दी गई तात्या टोपे को? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में, और इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के येवला नामक गांव में। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार तात्या के स्वामी भक्त साथी और राजा मानसिंह की योजना के अनुसार अंग्रेजों ने तात्या के स्वामी भक्त साथी को तात्या समझकर गिरफ्तार कर लिया और बाद में फांसी दे दी। तात्या कभी अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए थे। और अब कविता का 13वां छंद देखते हैं, जिसमें कवयित्री फिर से रानी की वीरता का बखान कर रही है। तो ये कविता का 13वां छंद है, जिसमें कवयित्री कहती है कि अन्य वीरों की बात छोड़कर हम झांसी के मैदान का रुख करते हैं, जहां रानी पुरुषों की भांति वीरों का वेश धारण कर युद्ध लड़ी। अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट वॉकर आया, रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, आकाश धूल से ढक गया और अंग्रेज सेनापति लेफ्टिनेंट वॉकर भाग गया क्योंकि रानी ने उसे युद्ध में घायल कर दिया था। वो रानी की वीरता देख आश्चर्यचकित हो गया था। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया था और 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने छल से झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। झांसी के किले में रानी के किस तोपची की समाधि है? तो गुलाम गौस खान और उनके साथ मोतीबाई जो महिला तोपची थी, और साथ में खुदा बख्श जो अश्वारोही हॉर्स राइडर थे। इन तीनों की समाधि झांसी के किले में ही है। अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया तो रानी ने बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार से कूद गई। ये झांसी के किले में इस तरह का बोर्ड लगा है अभी, जहां से रानी ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध घोड़े पर सवार होकर छलांग लगाई थी। रानी के घोड़ों का नाम क्या था? तो झांसी की रानी के घोड़ों के नाम थे पवन, बादल और सारंगी। किले की दीवार फांदकर रानी कालपी पहुंचती है, जहां तात्या टोपे और राव साहेब भी मिलते हैं। कालपी यमुना के किनारे पर बसा है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान और उनका ज़्यादातर बचपन जहाँ बीता वो कौन सी नदी के किनारे है?
तो उनका जन्म स्थान वाराणसी और बिठूर, जहां उनका ज़्यादातर बचपन बीता, दोनों गंगा नदी के किनारे बसे हैं। और हाँ, बिठूर के पास जो कानपुर है, जहां से नाना साहेब क्रांति लड़े, वो भी गंगा किनारे ही बसा है। कालपी में अंग्रेजों को हराकर रानी ग्वालियर का रुख करती है और फिर 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और राव साहेब के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर जीत हासिल करती है। तो तब ग्वालियर के राजा कौन थे? तो ग्वालियर के राजा थे जयाजी राव सिंधिया, जो अंग्रेजों के परम मित्र थे। इन सब घटनाओं का वर्णन झांसी की रानी कविता के 14वें छंद में किया है। देखते हैं 14th स्टैंजा, ये जो स्क्रीन पर है। इसमें कवित्री कह रही है, रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा थक कर गिर गया और उसी समय मर गया। वहां यमुना के किनारे कालपी में फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया, जो अंग्रेजों का मित्र था, उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। ग्वालियर का महत्वपूर्ण किला रानी के कब्जे में था, पर अब अंग्रेजों की सेना से ग्वालियर में रानी का युद्ध होता है और ग्वालियर के पास कोटा की सराय के युद्ध में रानी झांसी 18 जून 1858 को शहीद हो जाती है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। ग्वालियर के युद्ध का वर्णन कवयित्री ने झांसी की रानी कविता के छंद 15 और 16 में किया है। तो देखते हैं झांसी की रानी कविता का छंद 15। इसमें कवयित्री कहती है कि रानी की ग्वालियर पर तो जीत हुई, पर अंग्रेजों की सेना ने किले को फिर घेर दिया। इस बार जनरल स्मिथ लड़ने के लिए आया। रानी ने उसे बुरी तरह हराया। रानी की 2 सहेलियां कान्हा और मंद्रा भी उनके साथ युद्ध भूमि में आई थी। उन दोनों ने भयंकर युद्ध लड़ा, परंतु तभी पीछे से ह्यू रोज ने आकर आक्रमण कर दिया और रानी को चारों तरफ से घेर लिया। और अब कविता का 16वां छंद, जिसमें कवयित्री इसी युद्ध का वर्णन करते हुए कह रही है कि लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजी सेना से घिर जाने पर भी मार काट करते हुए सेना पार कर आगे निकल गई। तभी अचानक एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह कठिन मुसीबत थी, क्योंकि रानी का घोड़ा नया था। वह नाले को देखकर रुक गया। तभी पीछे से अंग्रेज घुड़सवार आ गए। अकेली रानी पर अनेक शत्रुओं ने मिलकर वार करने शुरू कर दी। घायल होकर गिरी सिंहनी अर्थात वीर रानी घायल होकर गिर गए और वहीं वीरगति को प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक महिला जो काफी हद तक रानी के समान दिखती थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल का नाम क्या था? तो झलकारी बाई। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। वीर दयाल सावरकर ने 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था और उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी.डी. सावरकर। इसी तरह के क्वेश्चन क्रांति के स्वरूप या नेचर ऑफ रिवॉल्ट पर पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार ने क्रांति के संदर्भ में क्या मत बताया। सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह, तो जॉन लॉरेंस एंड सीले। इनके अलावा कुछ और ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी क्रांति को सिपाही विद्रोह ही बताया। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, अ वॉर ऑफ फेनेटिक रिलीजनिस्ट्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस, तो ये मत था L.E.R. रीज का। रीज ने क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष। यहाँ पर अंग्रेजों को सभ्य और भारतीयों को बर्बर बताया है और ये मत था T.R. होम्स का। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी,
तो ये मत था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्रांति को हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र बताया था। राष्ट्रीय विद्रोह या नेशनल राइजिंग, तो ये कहा बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता ने। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी के नेता थे और उन्होंने ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्रांति को नेशनल अपराइजिंग या राष्ट्रीय विद्रोह बताया। और अशोक मेहता ने उनकी किताब 1857 द ग्रेट रिबेलियन में वीडी सावरकर के मत, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम को मानते हुए विचार व्यक्त किया कि विद्रोह का चरित्र राष्ट्रीय था। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कहा था क्रांति पर आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार ने, और इनकी पुस्तक का नाम था द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब एक क्वेश्चन, 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, और इनकी किताब है 1857। और इस किताब में इन्होंने मत दिया है कि आंदोलन एक सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ किंतु आज़ादी के युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। बिगेन एज फाइट फॉर रिलीजन, एंडेड एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक क्वेश्चन ये भी कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा था और उनकी पुस्तक का नाम था असबाबे बगावते हिंद, जो उर्दू में लिखी गई थी, द कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। रानी लक्ष्मीबाई कितनी ज़्यादा बहादुरी से युद्ध में लड़ी, इस बात को उनके खिलाफ लड़ने वाले अंग्रेज भी कहने से अपने आप को नहीं रोक पाए। उनके खिलाफ लड़ने वाले ब्रिटिश सेनापति ह्यू रोज ने लिखा, सी इज़ पर्सनेबल, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल एंड सी इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। रानी दृढ़, चतुर और सुंदर होने के साथ ही सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक थी। और अब कवयित्री झांसी की रानी कविता के अंतिम 2 पदों में रानी के सम्मान में क्या कह रही है, देखते हैं। तो ये है 17वां छंद। कवयित्री कहती है कि युद्ध भूमि में रानी वीर गति को प्राप्त हुई। अब चिता ही उनकी अनोखी सवारी थी। रानी का आत्मरूपी तेज अब प्रभु के तेज से मिल गया और इस तेज की वह सच्ची अधिकारी भी थी। इतना बड़ा युद्ध लड़ने के समय रानी सिर्फ 23 वर्ष की थी। इसीलिए कवयित्री कहती है कि वह मनुष्य नहीं, कोई अवतार थी। स्वतंत्रता नारी के रूप में अवतार लेकर भारतवर्ष को सम्मानजनक आज़ादी के लिए प्रेरित कर गई, आज़ादी का मार्ग दिखा गई और हमको अपनी आज़ादी के लिए साहस से लड़ने की सीख सिखा गई। और अब ये स्क्रीन पर झांसी की रानी कविता का अंतिम पद है और कवयित्री कविता के इस अंतिम पद में कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई का यह बलिदान हम भारतवासी सदैव याद रखेंगे और इसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। यह उनका बलिदान अविनाशी, अविनाशी अर्थात कभी न समाप्त होने वाली स्वतंत्रता जगाएगा, चाहे इतिहास को नष्ट कर दिया जाए और चाहे सच्चाई को मिटा दिया जाए या मदमस्त विजय प्राप्त कर कोई झांसी को ही मिटा दे, तब भी रानी झांसी की अमर स्मृतियाँ सदैव रहेगी, क्योंकि रानी साहस का शाश्वत प्रतीक थी, अर्थात कभी न मिटाई जा सकने वाली वीरांगना है। रानी की मृत्यु के साथ ही 1857 की सक्रिय क्रांति समाप्त हो गई और क्रांति के बाद भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। तो एक अंतिम क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को किस शहर में लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया के उस घोषणा पत्र को पढ़ा जिससे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया?
ये क्वेश्चन भी केबीसी के 9th सीजन में पूछा गया है और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया के उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद शहर से पढ़ा था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। ये स्क्रीन पर चल रहे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल है उसे भी हिट कर लें। थैंक यू सो मच।